अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का हमारा वीडियो है बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 21 डेवलपमेंट एंड एजिंग में वीडियो लेक्चर नंबर 9 कंट्रोल ऑफ डेवलपमेंट। डियर स्टूडेंट, हमने देख लिया कि डेवलपमेंट कैसे जाइगोट, फिर क्लीवेज, फिर मारूला, फिर ब्लास्टोसिस, फिर इम्प्लांटेशन, फिर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन और फिर गैस्ट्रूला, फिर न्यूरोलेशन, फिर इसके बाद ऑर्गेनोजेनेसिस, इसके बाद बर्थ। ये सारे डेवलपमेंट हो रहे थे। अब जी सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि सेल के अंदर तो दो बुनियादी चीज़ें हैं, एक है साइटोप्लाज्म और एक है न्यूक्लियस। बाकी सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल, बाकी तो वो प्रोटेक्शन के हवाले से इंपॉर्टेंट उसकी है या चेक एंड बैलेंस के हवाले से है। बुनियादी तौर पर तो ये दो पार्ट है सेल के अंदर। अब हमने ऑर्गेनोजेनेसिस में देख लिया कि आंखें बन रही है, दिल बन रहा है, कान बन रहा है, नर्वस सिस्टम बन रहा है, मस्कुलर सिस्टम बन रहा है, कनेक्टिव टिश्यू बन रही है, कनेक्टिव टिश्यू में बोन बन रहा है, ब्लड बन रहा है, फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू बन रही है, एडिपोस टिश्यू बन रही है। तो इस तरह की चीज़ों को जब हम देख रहे थे तो हमारे ज़हन में एक सवाल पैदा हो गया कि इस सेल के अंदर तो दो बुनियादी चीज़ें हैं, एक न्यूक्लियस है और एक साइटोप्लाज्म है। इन दोनों में डेवलपमेंट में किसका किरदार है, यानी इस डेवलपमेंट के पीछे क्या न्यूक्लियस का किरदार है या साइटोप्लाज्म का किरदार है। कंट्रोल ऑफ डेवलपमेंट पे इंशाल्लाह डियर स्टूडेंट दो हिस्सों में ये वीडियो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि इसमें एक्सपेरिमेंट भी है। विद एक्सपेरिमेंट मैं आपको साबित करूंगा। तो आज का हमारा टॉपिक है कि कंट्रोल ऑफ डेवलपमेंट, इसमें न्यूक्लियस का क्या किरदार है। आया मुकम्मल न्यूक्लियस इसमें किरदार अदा करता है या साइटोप्लाज्म की भी इसके साथ रोल है। तो सबसे पहले हम एक स्टेटमेंट लेते हैं इस हवाले से, इंफॉर्मेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। ये हमारे साथ ये स्टेटमेंट है। अब डियर स्टूडेंट, हमें पता है कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होगा। अब न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होंगे, अब क्रोमोसोम के अंदर डीएनए होंगी और डीएनए के अंदर जीन होगी और जीन एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। जब ये सिनारियो हो तो इस बात को साबित करने के लिए एक साइंटिस्ट जिसका नाम है हेमरलिंग, उसने एक एल्गी एसेटोबुलिरिया, जो कि यूरोप के समंदर में मेरीन एल्गी है, यूनिसेलुलर एल्गी है और ये कॉलोनीय शक्ल में पाई जाती है। 2 से 3 इंचेस इसकी लंबाई है। इस एल्गी की खास बात यह है कि इसकी 3 पार्ट है। एक इसका केप है और दूसरा इसका स्टॉक है और तीसरा इसका लोअर बेसल प्लेट है, जिसको हम कहते हैं राइजाइट। याद रखिए कि इसका साइटोप्लाज्म स्टॉक के अंदर मौजूद है, जबकि इसका जो राइजाइट है उसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद है। राइजाइट उस स्ट्रक्चर को कहा जाता है जो ट्रू रूट ना हो लेकिन ट्रू की तरह काम करता हो। तो बहरहाल एसेटोबुलिरिया की 2 स्पीशी है, एक एसेटोबुलिरिया मेडिट्रीना और एक एसेटोबुलिरिया क्रेनुल्यूटा। इन दोनों में कोई खास फर्क नहीं है, लेकिन केप में फर्क है। एक का केप बिल्कुल रेगुलर है, यानी अम्ब्रेला लाइक है, और एक का क्या है, इर्रेगुलर है। ठीक है। तो हेमरलिंग ने क्या किया एक्सपेरिमेंट में, इसने सबसे पहले इससे ये केप कट कर लिया और उसको थ्रोन अवे फेंक दिया। अब इसके बाद इस एसेटोबुलिरिया मेडिट्रीना का जो स्टॉक है, इससे इस स्टॉक को कट कर लिया
और एसिटिबुलेरिया ग्रानुलेटा इसके स्टॉक को भी कट कर लिया, इसके स्टॉक को यहां पर ग्रिफ्ट कर लिया और इसके स्टॉक को यहां पर इसके साथ ज्वाइन किया। अब देखो एसिटिबुलेरिया मेडिट्रीना का न्यूक्लियस वही है, सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज किया है दोनों स्पीशी का। तो आफ्टर सम टाइम हेमरलिंग ने इस एक्सपेरिमेंट में देखा, हेमरलिंग असल में इस एक्सपेरिमेंट में देखना चाहते थे कि इस डेवलपमेंट में किरदार किसका है, अब ये केप किस तरह नजर आता है। तो जी आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम डेज हेमरलिंग ने देख लिया कि एसिटिबुलेरिया मेडिट्रीना जिसका अपना न्यूक्लियस था लेकिन स्टॉक इस ग्रानुलेटा का था, स्टॉक का उस पर कुछ असर नहीं हुआ, न्यूक्लियस ने वही स्टॉक किसी और का था, स्टॉक के अंदर साइटोप्लाज्म था लेकिन उसका शेप केप, जो केप है वो रेगुलर शेप में इसको नजर आई। और इसी तरह यहां पर भी न्यूक्लियस तो इसका अपना था, यहां पर जो शेप नजर आया वो इर्रेगुलर नजर आया। तो इस एक्सपेरिमेंट से हेमरलिंग ने ये रिजल्ट अखज़ किया कि चूंकि न्यूक्लियस को तो हमने एक्सचेंज नहीं किया था, इसलिए इसका केप एसिटिबुलेरिया मेडिट्रीना का केप रेगुलर अम्ब्रेला और एसिटिबुलेरिया ग्रानुलेटा का जो शेप है वो इर्रेगुलर दोबारा उसी तरह डेवलप हो गया, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जो जीन था वो जीन रेगुलर केप शेप के केप को कंट्रोल करता था। तो इसलिए यहां पर इस एक्सपेरिमेंट ने उससे साबित किया हेमरलिंग ने कि कंट्रोल ऑफ डेवलपमेंट में किरदार किसका है, न्यूक्लियस का है। ठीक है ना। तो ये एक मुख्तसर सी एक्सपेरिमेंट थी। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह का एक्सपेरिमेंट मैं आपको रोल ऑफ साइटोप्लाज्म पे करूंगा। अपने दुआओं में याद रखिए, इंशाल्लाह इसी वीडियो की दूसरा हिस्सा लाजमी तौर पर देखें और इसी तरह ये टॉपिक मुकम्मल हो जाएगा। खुदा हाफिज़।